नमस्कार। आज हम 2017 की एक दिलचस्प क्राइम थ्रिलर इत्तेफाक की उलझी हुई कहानी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस फिल्म के विश्लेषण से जुड़े कई स्रोत हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बताते बल्कि ये भी समझाते हैं कि फिल्म कैसे दर्शकों को उलझाती है और फिर सच तक कैसे पहुंचती है। सही कहा। कहानी है मुंबई की एक तूफानी रात की। दो हत्याएं होती हैं, एक कैथरीन सेठी की और दूसरी शेखर सिन्हा की। और शक के घेरे में आ जाता है एक मशहूर उपन्यासकार विक्रम सेठी, कैथरीन का पति। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया ये किरदार। हाँ, और इस पूरे मामले की जांच करने आते हैं इंस्पेक्टर देव वर्मा यानी अक्षय खन्ना। शांत, तेज तर्रार और थोड़े से क्या कहते हैं, सनकी से अफसर। बिल्कुल। तो आज हम इन स्रोतों की मदद से यही देखेंगे कि विक्रम और जो दूसरी अहम किरदार है माया सिन्हा, शेखर की पत्नी सोनाक्षी सिन्हा ने प्ले किया है, उनके बयानों में जो फर्क है वो क्यों है। हाँ, उनके बयान तो बिल्कुल उल्टे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। और सच क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। यहीं से मजा शुरू होता है ना। एक रात, दो लाशें, दो लोग शक के दायरे में और दोनों की एकदम अलग कहानी। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। तो चलिए इन स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर इस डबल मर्डर मिस्ट्री के परतें खोलते हैं और देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है एक कार एक्सीडेंट से। बहुत तेज बारिश हो रही है, रात का वक्त है और विक्रम सेठी की कार टकरा जाती है। अब वो घबरा जाता है और एक्सीडेंट वाली जगह से भाग निकलता है। मदद के लिए पास के एक अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाता है। और ये घर होता है माया सिन्हा का। हाँ, और बस यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें घर के अंदर माया के पति शेखर सिन्हा की लाश मिलती है और विक्रम वहीं मौजूद है। अरे बाप रे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर में खबर आती है कि उसी रात विक्रम की पत्नी कैथरीन की भी हत्या हो गई है उसके अपने घर में। तो मतलब दो दो हत्याएं और दोनों मामलों में विक्रम का नाम कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। बिल्कुल। अब इस गुत्थी को सुलझाने आते हैं इंस्पेक्टर देव, अक्षय खन्ना। देव के सामने अब दो लोग हैं, विक्रम और माया, और दोनों की अपनी कहानी। हाँ, और यहीं से कहानी दो अलग अलग ट्रैक पर चलती है। पहले विक्रम की सुनते हैं कि वो क्या कहता है स्रोतों के हिसाब से। ठीक है। विक्रम का कहना है कि वो अपनी किताब की लॉन्च पार्टी से लौटा देर रात। घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी कैथरीन की मौत हो चुकी है, मतलब किसी ने उसे मार दिया है। और वो कहता है कि वो बेगुनाह है। हाँ, उसका यही दावा है कि उसने कुछ नहीं किया। तो फिर भागा क्यों? ये सवाल तो देव ने भी पूछा होगा। बिल्कुल पूछा। विक्रम कहता है कि वो बुरी तरह डर गया था। उसे लगा कि भाई लाश मिली है घर में, मैं अकेला हूँ, सारे सबूत मेरे खिलाफ जाएंगे, मुझे ही फंसा देंगे। तो बस पुलिस के आने से पहले वो वहां से निकल भागा। डर के मारे। हाँ, और भागते भागते जैसा वो बताता है, वो इत्तेफाक से माया के दरवाजे पर पहुंच गया मदद मांगने। अच्छा। उसके हिसाब से माया ने उसे अंदर बुलाया, पानी वगैरह दिया और शांत करने की कोशिश की, भरोसा दिया कि वो मदद करेगी। लेकिन फिर शेखर कैसे मरा? हाँ, यहीं पर कहानी घूमती है। विक्रम कहता है कि तभी माया का पति शेखर घर लौट आया। अब शेखर ने विक्रम को वहां देखा तो जाहिर है वो भड़क गया। विक्रम का दावा है कि शेखर ने उस पर हमला किया और उसने सिर्फ अपने बचाव में, मतलब धक्का मुक्की हुई, उसने बस धक्का दिया और जब वो घर से निकला तब शेखर जिंदा था। तो वो कह रहा है शेखर को उसने नहीं मारा। बिल्कुल। वो जोर देकर कहता है मैं कातिल नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। ये तो हुआ विक्रम का वर्जन, एक डरा हुआ आदमी जो गलत वक्त पर गलत जगह फंस गया। हाँ, एक नजरिए से। लेकिन अब आते हैं माया के बयान पर, और उसकी कहानी तो विक्रम की कहानी से बिल्कुल उलट है। अच्छा, वो क्या कहती है? स्रोत बताते हैं कि माया की कहानी शुरू में ज्यादा यकीन करने लायक लगती है। वो कहती है कि विक्रम जबरदस्ती उसके घर में घुसाया था। जबरदस्ती? हाँ, वो कहती है कि विक्रम बहुत घबराया हुआ था, अजीब हरकतें कर रहा था, उसके कपड़े भी भीगे हुए थे बारिश से और उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तो माया डर गई होगी। बिल्कुल। उसके मुताबिक विक्रम घर में अजीब तरह से घूम रहा था, कुछ अजीब सवाल पूछ रहा था। उसे लगा कि ये आदमी या तो कुछ छुपा रहा है या शायद खतरनाक है। और फिर जब शेखर आया तब क्या हुआ माया के हिसाब से? माया कहती है कि जैसे ही उसका पति शेखर घर लौटा, उसने विक्रम को देखा, कुछ कहा सुनी हुई और तभी अचानक विक्रम ने पास रखा एक भारी सा कैंडल स्टैंड उठाया और शेखर के सिर पर दे मारा। अरे, मतलब विक्रम ने मारा? माया के अनुसार हाँ, विक्रम ने मारा और शेखर की वहीं मौत हो गई। और माया ने क्या किया? उसका कहना है कि ये देखकर वो चीख पड़ी, डर के मारे घर से बाहर भागी
और पुलिस को फोन किया। उसका इल्जाम साफ है, विक्रम ने मेरे पति को मारा। बाप रे। तो अब इंस्पेक्टर देव के सामने ये दो एकदम अलग अलग कहानियां हैं। एक कह रहा है मैंने बचाव में धक्का दिया, दूसरा कह रहा है इसने कैंडल स्टैंड से मार डाला। यहीं से देव की असली जांच शुरू होती है। उसे पता है कि कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या शायद दोनों। देव को पहली नजर में ही दोनों की बातों में झोल नजर आ जाता है। स्रोत बताते हैं कि यहीं पर अक्षय खन्ना का किरदार चमकता है। वो छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ता है। हाँ, वो बारीकियों पर ध्यान देने वाला ऑफिसर है। बिल्कुल। उसे लगता है सच इतना सीधा नहीं है। जैसे कि क्या गड़बड़ लगती है उसे? जैसे देव नोट करता है कि माया के घर में हत्या हुई, लेकिन वैसे कोई बड़े झगड़े या हाथापाई के निशान नहीं है। अगर विक्रम और शेखर में मारपीट हुई थी, जैसा दोनों ही कह रहे हैं, किसी न किसी रूप में, तो कुछ तो सबूत होता ना। सही बात है। फर्नीचर इधर उधर होता, कुछ टूट फूट होती। हाँ, ये पहली अजीब बात। फिर दूसरी चीज, वो हथियार, कैंडल स्टैंड। हाँ, उसका क्या? उस पर विक्रम और शेखर दोनों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। दोनों के? ये कैसे? यही तो सवाल है। ये बात न विक्रम की कहानी को पूरी तरह सच साबित करती है, न माया की। मामला और उलझ जाता है। और भी कुछ था शायद, वो चाय के कप वाली बात। हाँ, बिल्कुल। देव नोटिस करता है कि माया के घर में 2 इस्तेमाल किए हुए चाय के कप रखे हैं। एक पर लिपस्टिक का निशान भी है। लिपस्टिक? हाँ। विक्रम तो कहता है उसने चाय पी ही नहीं, तो फिर दूसरा कप किसका था? और वो लिपस्टिक किसकी थी? और वो बारिश वाली बात भी थी ना, माया ने कहा विक्रम भीगा हुआ था। सही। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ती है, तब तक वो काफी हद तक सूख चुका होता है। अगर वो बारिश में भीगकर सीधे माया के घर आया, तो इतनी जल्दी कैसे सूख गया? या फिर कहानी कुछ और है? ये सारी चीजें देव के शक को और बढ़ा देती हैं। हाँ, वो समझ जाता है कि उसे सिर्फ बयानों पर नहीं जाना है, सबूतों को खंगालना पड़ेगा। तो वो सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, फोन रिकॉर्ड सब चेक करवाता है। बिल्कुल। उसे पता है कि सच इन्हीं सब में कहीं छुपा है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है ना? हाँ, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। जांच में पता चलता है कि विक्रम की पत्नी कैथरीन और माया का पति शेखर, इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। अरे, कैथरीन और शेखर का अफेयर? हाँ, और सिर्फ अफेयर ही नहीं, वो लोग प्लान बना रहे थे कि अपने अपने पार्टनर को छोड़कर साथ भाग जाएंगे। ओह, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। अब तक तो विक्रम मुख्य संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी का मर्डर हुआ और वो दूसरी जगह मौजूद था। लेकिन अब पासा पलट गया। अब माया के पास भी हत्या का एक बहुत मजबूत मोटिव आ गया। धोखा, बदला। हाँ, अगर उसे पता चल गया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और भागने वाला है, तो हो सकता है गुस्से में। बिल्कुल। ये सवाल देव के दिमाग में भी आता है और दर्शकों के भी। स्रोत बताते हैं कि ये ट्विस्ट नजरिए वाली थीम को और मजबूत करता है। सच एक, देखने के नजरिए अनेक। लेकिन बात यही नहीं रुकती। विक्रम पर से भी शक पूरी तरह हटता नहीं है। नहीं हटता, क्योंकि ये भी पता चलता है कि विक्रम और कैथरीन के रिश्ते में भी प्रॉब्लम थी। कैथरीन तलाक चाहती थी, विक्रम शायद नहीं चाहता था। तो क्या विक्रम ने पत्नी को इसलिए मारा कि वो उसे छोड़ रही थी, और फिर शेखर को मारा क्योंकि वो उसका लवर था? मतलब मोटिव तो अब दोनों के पास है, मजबूत मोटिव। हाँ। केस एकदम बराबरी पर आ गया है। बल्कि इसी बीच एक और सबूत विक्रम के खिलाफ जाता दिखता है। वो क्या? कैथरीन की हत्या के अनुमानित समय से कुछ देर पहले विक्रम की कार माया के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के पास लगे एक सीसीटीवी में नजर आती है। अच्छा। लेकिन विक्रम ने तो कहा था वो पार्टी से सीधा घर गया था। हाँ, उसका पहला बयान तो यही था। तो क्या वो झूठ बोल रहा था? क्या वो कैथरीन की हत्या के बाद नहीं, बल्कि पहले ही माया के घर के आसपास था? क्यों? ये तो और उलझ गया मामला। बिल्कुल। लेकिन देव वो जल्दबाजी नहीं करता। वो सारे सबूतों को एक साथ रखता है, एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। उसे कुछ और मिलता है फोरेंसिक से। हाँ, फोरेंसिक टीम को कैथरीन की लाश के पास से एक लाल रंग के शॉल का बहुत महीन सा रेशा मिलता है। लाल शॉल का रेशा? हाँ, और देव को क्लिक करता है। उसने माया के घर पे वैसा ही एक लाल शॉल देखा था। ओहो, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर? शक तो गहरा होता है। देव माया के घर की दोबारा तलाशी का आदेश देता है, इस बार और बारीकी से। और कुछ मिलता है इस बार? हाँ, इस बार टीम को फर्श पर और कुछ फर्नीचर के नीचे खून के बहुत हल्के निशान मिलते हैं। ऐसे निशान जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई हो। खून के निशान जिन्हें साफ किया गया? हाँ, और साथ में एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम भी मिलता है, जिसे शायद छुपा कर रखा गया था, जैसे किसी झगड़े में टूटा हो।
ये सबूत तो माया की कहानी पर सवाल खड़े करते हैं, जो कह रही थी कि वो तो डर के भाग गई थी। बिल्कुल। अब देव इन सारे टुकड़ों को जोड़ता है। टाइमलाइन, फोरेंसिक सबूत जैसे शॉल का रेशा, खून के धब्बे, टूटा फ्रेम, फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और बयानों का विरोधाभास। तो इन सबको मिला के असली कहानी क्या निकलती है स्रोतों के विश्लेषण के अनुसार? ज्यादातर स्रोत इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि असली कातिल माया थी। दोनों हत्याएं उसी ने की थीं। दोनों? कैसे? हुआ ये कि माया को किसी तरह अपने पति शेखर और विक्रम की पत्नी कैथरीन के अफेयर का पता चल गया था। धोखे का पता चला? हाँ, और गुस्से और बदले की आग में वो उस रात शायद शेखर का पीछा करते हुए कैथरीन के फ्लैट तक पहुंच गई। अच्छा। शेखर के वहां से जाने के बाद माया फ्लैट में गई और उसने कैथरीन की हत्या कर दी, शायद गला घोटकर, जैसा फोरेंसिक रिपोर्ट्स बताती हैं, और भागते हुए उसके शॉल का वो रेशा वहीं रह गया। बाप रे। और फिर शेखर को क्यों मारा? जब शेखर बाद में अपने घर लौटा तो जाहिर है माया ने उससे सवाल जवाब किए होंगे। हो सकता है शेखर ने सब मान लिया हो। इसी बात पे झगड़ा बड़ा होगा और गुस्से में आकर माया ने पास रखे उसी कैंडल स्टैंड से शेखर पर वार कर दिया। तो वो टूटा हुआ फोटो फ्रेम शायद उसी झगड़े का नतीजा था। हाँ, बिल्कुल। और खून के धब्बे भी तभी लगे होंगे जिन्हें उसने बाद में मिटाने की कोशिश की। तो फिर विक्रम का उस रात माया के दरवाजे पे आना? वो महज एक भयानक इत्तेफाक था। सच में? हाँ, विक्रम वाकई अपनी पत्नी की लाश देखकर डरा, भागा और मदद मांगने गलत दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन माया, उसने इस इत्तेफाक का फायदा उठाया। कैसे? उसने देखा कि एक बाहरी आदमी जो खुद फंसा हुआ लग रहा है उसके घर में है। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया, एक झूठी कहानी घड़ी, सारा इल्जाम विक्रम पर डाल दिया, सबूत मिटाने की कोशिश की और पुलिस को बुलाकर खुद को बेचारी पीड़िता बना लिया। ये तो बहुत ही शातिर प्लान था। मतलब विक्रम तो बेचारा खामोखा फंस गया। बिल्कुल, वो पूरी तरह निर्दोष था, बस हालात का मारा। स्रोत भी यही कहते हैं कि कैसे एक संयोग किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो अब देव के पास सारे सबूत हैं माया के खिलाफ। हाँ, लगभग सब कुछ साफ हो चुका था। टाइमलाइन, फोरेंसिक, मोटिव, सब माया की तरफ इशारा कर रहा था। अब देव उससे आखिरी बार मिलने जाता है, कन्फ्रंट करने। और इस बार देव का तरीका क्या होता है? सीधे बोल देता है कि तुम कातिल हो? नई स्रोत बताते हैं कि देव बहुत स्मार्टली खेलता है। वो सीधे इल्जाम नहीं लगाता, वो बस एक एक करके सबूत सामने रखता है। टाइमलाइन की गड़बड़ी, शॉल का रेशा, खून के वो हल्के निशान। दबाव बनाता है मतलब? हाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव। शायद कुछ छोटी मोटी झूठी बातें भी कहता है सबूतों को लेकर, जिससे माया का कॉन्फिडेंस टूट जाए। और माया टूट जाती है? हाँ, इतने सारे सबूत देखकर और देव के सधे हुए सवालों के सामने वो आखिरकार टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। मान लेती है कि उसने ही दोनों को मारा। हाँ, वो कहती है कि पति के धोखे ने उसे पागल कर दिया था। बदले की भावना में उसने ये सब किया। कहती है, उसने मुझे धोखा दिया था, सबने मिलके मुझे पागल समझा। और यहीं पे देव वो लाइन कहता है जो फिल्म का टाइटल भी है। एकदम सही। देव कहता है, इत्तेफाक सिर्फ एक बार होता है, 2 बार नहीं। क्या बात है। मतलब विक्रम का तुम्हारे दरवाजे पर आना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन 2 हत्याएं और इतने सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ मिलना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। हाँ, माया को गिरफ्तार कर लिया जाता है, विक्रम बेगुनाह साबित होकर रिहा हो जाता है। तो संक्षेप में कहें तो कहानी ये दिखाती है कि कैसे धोखा और बदला एक इंसान को 2 हत्याएं करने पर मजबूर कर सकता है और कैसे हालात एक बेगुनाह को फंसा सकते हैं। बिल्कुल, विक्रम तो बस परिस्थितियों का शिकार हुआ। और जो मुख्य विषय उभर कर आते हैं स्रोतों के विश्लेषण से, वो काफी गहरे हैं, जैसे धोखा, सच और झूठ के बीच की महीन रेखा। हाँ, और नजरिए का फर्क, कैसे एक ही घटना को 2 लोग बिल्कुल अलग तरह से पेश करते हैं। बेवफाई, बदला और सबसे बढ़कर इत्तेफाक की भूमिका, संयोग। हाँ, फिल्म का नाम ही इसी पर है। एक छोटा सा संयोग कैसे पूरी कहानी बदल देता है। स्रोत इसे राशोमोन इफेक्ट से भी जोड़ते हैं, जहां एक घटना के कई वर्जन होते हैं और सच जानना मुश्किल हो जाता है। एक बात और जिसका जिक्र लगभग सभी स्रोत करते हैं, वो है अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस इंस्पेक्टर देव के रोल में। हाँ, उनका वो शांत रहना, कम बोलना, लेकिन सब कुछ नोटिस करना, वो हल्की सी मुस्कान बहुत प्रभावी था। बिल्कुल, किरदार को बहुत यादगार बनाया उन्होंने। स्रोत भी उनके सदैव अभिनय की तारीफ करते हैं। सही कहा,
उनका किरदार दर्शकों के लिए एक एंकर जैसा था इस उलझी हुई कहानी में। अच्छा, अगर हम इस विश्लेषण से थोड़ा हटकर सोचें तो ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है ना कि असल जिंदगी में भी सच को कितना मैनिपुलेट किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कैसे गढ़ी हुई कहानियां हमें गुमराह कर सकती हैं। या फिर ये कि क्या वाकई एक छोटा सा इत्तेफाक, एक संयोग हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। धारणा और हकीकत के बीच का ये फासला कितना नाजुक हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। छोड़ जाते हैं सवाल अपने सुनने वालों के लिए।